बघा स्क्रीन विजिबल झाली का पहा. ऐकू यायला लागलं का बघा. तब्येत आज जरा बरोबर नाहीये माझी. ओके, स्क्रीन भी विजिबल होगी आपको. और हम आखिरी कहाँ पे थे? लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे थे, है कि नहीं? वाई लॉजिकल ऑपरेटर्स, हाउ टू यूज दैम एंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग. ओके, ये सब हमने पढ़ा. ठीक है, अब उसकी नोट लिखनी है एंड विल गो फॉर नेक्स्ट ऑपरेटर्स. अब देखो, एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है. हमने एवरी वीक 1 लेक्चर जो है वो ऑफलाइन का डिसाइड किया हुआ है, राइट. बट ये कैसे वर्कआउट होगा देखेंगे. अभी धीरे धीरे चीज़ें बच्चों सॉर्ट आउट हो रही है, तो धीरे धीरे अपना रूटीन जो है वो सेट हो जाएगा. बट अपने रूटीन में एक छोटा सा चेंज होने की पॉसिबिलिटी है. $25 नवंबर मेरे डीएस वाले लेक्चर्स स्टॉप होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम की वजह से. ओके, तो वो स्टॉप होंगे 25 नवंबर टू 6 दिसंबर. ओके, एंड फ्रॉम 6 दिसंबर टू 20 दिसंबर एडीएस वाले लेक्चर स्टॉप होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम की वजह से. तो जब ये स्टॉप होंगे यहाँ पे 7:30 to 9:15 ये वाला अपना स्लॉट एम्प्टी हो जाएगा. तो आपकी बैच वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, और इस टाइम स्लॉट में पीआईसीटी वाले जो बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी ऑफलाइन आना पड़ेगा. और 25 नवंबर से आगे कंटिन्यूस लेक्चर होंगे 6 दिसंबर तक. और फिर एडीएस बंद होने के बाद आगे कंटिन्यूस लेक्चर्स होते रहेंगे. ठीक है, वो हमने एक्चुअली डिसाइड किया हुआ था मंडे टू थर्सडे, ये हमने डिसाइड किया था. बट 25 नवंबर के बाद हर रोज़ लेक्चर होंगे. बस उनके एग्ज़ाम में कोई चेंज ना हो. वो कभी कभी यूनिवर्सिटी सडनली चेंज कर देती है कुछ. अगर उनके एग्ज़ाम पीरियड में कुछ चेंज हुआ तो फिर अपना जैसा है शेड्यूल वैसा चलता रहेगा, राइट. ठीक है, अब इस हफ्ते का जो ऑफलाइन लेक्चर है वो हम फ्राइडे को मोस्टली ट्राई करेंगे. फ्राइडे 7:30 to 9:15 पीआईसीटी वाले बच्चों को कंपलसरी कॉलेज क्लास में आना है. और फिर जो अदर बच्चे हैं अदर देन पीआईसीटी उनके लिए ऑप्शनल है. बट मैं कहूँगा कि अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन आ जाओ. ये वाला एक लेक्चर, कम से कम एक लेक्चर मेरे साथ कर लो यहाँ पे, तो हमारी जान पहचान भी हो जाएगी. और 25 के बाद तो हम कंपलसरी ऑफलाइन कर ही देंगे. बस मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम शेड्यूल में कोई चेंज ना हो, नहीं तो फिर हमें वही अपना जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा. फिर हफ्ते में एक, कम से कम एक तो ऑफलाइन होगा. दूसरे के लिए हम ट्राई करेंगे, संडे के लिए हम ट्राई करेंगे. बट मंडे टू फ्राइडे हम लेक्चर के लिए जाएंगे. ठीक है, फ्राइडे का लेक्चर जो है वो हम ऑफलाइन लेंगे. इस बार भी फ्राइडे हम ऑफलाइन लेंगे 7:30 to 9:15. चलो ठीक है, क्लियर हुआ. ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रहेगा. आपको अगर कंफ्यूजन हुआ कुछ तो आप उसे देख सकते हो. ओके, चलो बढ़िया. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 25 के बाद आपके सारे लेक्चर्स ऑफलाइन ही होंगे शायद, क्योंकि एडीएस की बैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है. तो जब तक
डीएस चल रही है तब तक ये एडीएस खत्म हो जाएगी। लेकिन चलो फिर भी ऐसी चीज़ें मैं प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि कॉलेज की शेड्यूल पे, एग्जाम शेड्यूल पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, लेट्स गो अहेड। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। उसका हमने शॉर्ट सर्किटिंग काम कैसे करता है वो देखा था, शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं ये हमने देखा था। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी, वी हैव इंटर रिजल्ट, वी हैव इंटर रिजल्ट, ठीक है। और हमने कहा result is equal to 2 less than 3 and 5 greater than 8, right? और फिर नीचे हमने लिखा printf result is equal to %d comma res, okay, printf result equal to %d comma res। तो res हमें यहाँ पे क्या प्रिंट होता है ये समजना है। बरं आणखी एक छोटंसं थोडंसं ट्रॅक सोडून जाऊया, इथं परत येऊया। एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, या फिर चलो सजेशन है सबके लिए। देखो, कई बार मैं ये देखता रहता हूँ कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है बच्चों का। हाँ, ये फ़र्क पड़ता है कि अगर ऑफलाइन है तो आप मेरे सामने हो और मैं आपसे करवा के लेता हूँ। ऑनलाइन में बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको खुद पे कंट्रोल रखना होता है कि हाँ भाई मैं सीरियसली अपने मशीन के सामने बैठूंगा, पूरा लेक्चर ध्यान से देखूंगा, सारी नोट्स ध्यान से बनाऊंगा और सर ने जो भी असाइनमेंट बोली है वो आफ्टर लेक्चर कर लूंगा। तो दोनों में वैसे कोई फ़र्क है नहीं, फ़र्क बस ये है, एक में मैं आपको कंट्रोल करता हूं और दूसरे में आपको खुद को कंट्रोल करना होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब तो सेम ही रहता है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी भी मोड को प्रमोट नहीं कर रहा, राइट? मेरे हिसाब से दोनों सेम ही है। ऑफलाइन होंगे तो मेरा रेस्ट्रिक्शन रहता है आप पे, ये बस एक बेटर चीज़ होती है उसमें। बट कुछ बच्चों का है कि हम ऑफलाइन होंगे तो करेंगे, ऑनलाइन होगा तो नहीं करेंगे, तो बस उनके लिए है ये जो भी मैं कह रहा हूँ। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ना। कैसे पढ़ रहे हो दैट डजंट मैटर, सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ना। तो ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, एट द एंड व्हाट इज़ नेसेसरी, जब सोने जाओगे आज रात को तो आपने कुछ नई चीज़ सीखी हुई होना ज़रूरी है, फिर वो चाहे ऑफलाइन सीखो या ऑनलाइन सीखो। समझ रहे हो कि नहीं? सो अल्टीमेटली टू लर्न समथिंग इज नेसेसरी, देन हाउ यू लर्न इट, कैसे पढ़ रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो इससे फर्क पड़ता है। ओके, तो खुद को ये बताओ कि भाई चाहे जो भी हो, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस या मूड्स, हम तो पढ़ेंगे। समझ रहे हो नहीं? रात की बैच लेने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग लेट ना हो। मैं कई बार ये सेकंड ईयर के बच्चों को देखता हूँ, तो जब सेकंड ईयर में आते तब उन्हें पता चलता है कि भाई हाँ सी करना चाहिए था, अगर करते तो शायद आज सबके साथ हम डीएस पढ़ रहे होते। तब वो सी शुरू करते हैं जब मेरे क्लास वाले बच्चे डीएस कर रहे होते हैं मेरे साथ। तो इसलिए ये बैच रात की लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप पीछे ना रहो, क्योंकि मेरे बैच पहले से 2 शुरू है, तो तीसरी बैच उन 2 स्लॉट में एडजस्ट नहीं हो सकती। मॉर्निंग में शुरू हो सकती है, लेकिन मॉर्निंग में कुछ बच्चे 8 बजे जाते हैं, कुछ 9 बजे, कुछ 10 बजे, तो टाइम का फिक्स नहीं है। रात का 9:30 बजे सब लोग फ्री होते हैं, इसलिए रात को ली है कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच जाए। बट बच्चों का एटीट्यूड कुछ अलग ही है। एनीवेज,
देखो कहीं से भी कर लो, मुझसे कर लो, किसी और से कर लो, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग इज दैट कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक आपका सी खत्म हो जाना चाहिए, तो सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में हम सीपीपी शुरू कर सके डायरेक्टली। ओके, तो सी आपका खत्म हो जाना चाहिए, कहीं से भी कर लो। ओके, मेरे बारे में कुछ डाउट्स है तो आप अपने सीनियर से रिव्यूज ले लो। किसी ने भी अगर उल्टा सुल्टा रिव्यू दिया तो और कहीं पे एडमिशन ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे पढ़ाने के तरीके में किसी ने अगर कोई उल्टा सुल्टा दिया आपको सजेशन, तो बाकी कुछ मतलब हो सकता है कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, ठीक है, मैं पढ़ाता भी हूँ उतना ही। ओके चलो ठीक है, डोंट वरी, आप सही इंसान के पास आए हो। चलो देखो आगे। तो वी हैव इंट मेन। मैडम ये डोर लाऊंगे हो, प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू रिजल्ट। अब ये काम कैसे करेगा जरा समझते हैं, राइट। सी, तो लॉजिकल एंड क्या कहता है, इफ we have condition 1 and condition 2, okay, left condition, right condition, let's say condition 1, condition 2, if condition 1 is false, okay, final result is false, if condition 1 is false, final result is false, okay, then it यानी लॉजिकल एंड, देन लॉजिकल एंड, ये एक्चुअली एग्जीक्यूट होना चाहिए बट चलो ठीक है, डज नॉट चेक सेकंड कंडीशन एंड रिटर्न्स फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ओनली, and returns false from first condition only. If condition 1 is true तो ही फाइनल रिजल्ट कंडीशन 2 पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू रही तो, ओके, तो इफ कंडीशन 1 is true then final result depends on condition 2. In that case it will check condition 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 4p होना चाहिए, ठीक है। 2 less than 3 जो है ये अभी ट्रू है, ट्रू यानी ये 1 देगा, है कि नहीं, ये कंडीशन है ना, 2 less than 3। लेस देन कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर या तो 1 देता है या फिर 0 देता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तभी 2 less than 3 ट्रू हुआ तो ये 1 देगा, एंड 5 greater than 8 ये फॉल्स हुआ तो ये 0 देगा। अब देखो पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। मतलब एंड वाली केस में पहली कंडीशन ट्रू रही तो दूसरी चेक करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन ट्रू रही तो दूसरी चेक करनी पड़ेगी, ओके। और अगर पहली ही फॉल्स रही तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है, रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम, ओके। जहां 4 छोटे छोटे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने थे उधर 2 ही एग्जीक्यूट होंगे। अगर शॉर्ट सर्किटिंग इंप्लीमेंट हुआ तो एवरी टाइम देयर इज शॉर्ट सर्किटिंग नहीं, वो तो पहली कंडीशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किटिंग होगा या फिर नहीं होगा। समझ रहे हो, पहली कंडीशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किटिंग होगा या फिर नहीं होगा। दैट इज लॉजिकल एंड। ऐसे ही लॉजिकल और क्या कहता है, इफ एनी वन रिजल्ट इज ट्रू फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। तो लॉजिकल और कहता है इफ
कंडीशन 1 is true, then logical OR does not check second condition, and returns 1 from the first condition only. और पहली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि उस केस में सेकंड कंडीशन पे रिजल्ट डिपेंड करता है। उस केस में सेकंड कंडीशन पे रिजल्ट डिपेंड करता है। समझ गए? ठीक है, सेकंड कंडीशन पे रिजल्ट डिपेंड करेगा। सो दिस इज लॉजिकल एंड और शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, ये लास्ट नोट हमने क्या लिखी, बस ये बताओ जरा मुझे। लास्ट नोट हमने क्या लिखी है लॉजिकल एंड की? जरा मैसेज करा बरं मला लास्ट नोट अगर किसी ने लिखी है तो। अभी एडमिशन वालों को एक चीज़ और बताओ, हर रोज़ जो भी नोट्स हम लिखेंगे वो आपको भेजनी होंगी। ओके, शायद हम कल से ही ये शुरू कर दें, नोट्स आपको भेजनी होंगी। ओके, और अगर आपने वो नोट्स नहीं भेजी विद इन 20 मिनट्स आफ्टर लेक्चर तो आपकी एब्सेंटी मार्क होगी, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो विद इन 20 मिनट्स आपको असाइनमेंट्स भेज देनी है। ओके, मेसवाले ही एक आहेत बघा, ही मेसवाली चालू झाली। मेस आपली आपण ॲडजस्ट करायची बरं करवा म्हणून। मी तुमच्यासाठी लेक्चर मॅनेज करतोय, तुम्ही मला मेस बी मॅनेज करायला लावत असाल तर मग ती नाही होणार बाबा। ती मेस आपल्या ॲडजस्ट करायची असते। मेसवाले कुणी सुद्धा कारण नाहीत द्यायचे बाबांना, ते आपलं बघायचं काय होते मेसचं। मेस बी मॅनेज करा, लेक्चर मॅनेज करा, सगळंच तुम्हाला मॅनेज करून तुमच्या वेळेत पाहिजे बाबांनो, कसं होईल रे ती? हां, 7:30 ते 9:30 आहे ना, 9:15ला संपतंय, झालं की पळायचं तिथं मेसला। आणि ते काय 9:30ला म्हणजे 9:30ला बंद नाही करत असला तर मेस बदला, काय अडचण नाही। बाळांनो, लास्ट नोट क्या हुई? लॉजिकल ऑपरेटर की लास्ट नोट बताओ क्या हुई थी। और एडमिशन जिनके हुए हैं, आपके पास और 2 लेक्चर का टाइम है, सारी नोट्स कंप्लीट करके मुझे फोटोज भेज देने हैं। अगर नहीं मिले तो आपकी पिछले 10 दिन की एब्सेंटी मार्क कर दूंगा मैं। लास्ट लेक्चर, अरे नोट पाठवा, नोटचा फोटो पाठवा मला मूर्ख माणसांनो। हां, चला एक तरी हाय शाना। आई थिंक मैंने शॉर्ट सर्किटिंग वाली नोट्स डिक्टेट नहीं की थी। ओके, चलो लिखते हैं, लिखो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, टाइटल दे दो ऊपर, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। लिखो उसके आगे logical and logical OR are called short circuit logical operators, or say short circuit operators are called short circuit operators। अब उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड, लिखो उसके अंदर
थांबा सांगतो पहिले, ट्राइंग टू मेक इट मोर सिंपल. हाँ, ये वाला बस स्टेटमेंट इसके नीचे लिखो, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. अब इसके नीचे लिखो if result of condition 1 is false, then final result of logical AND operator, then final result of logical AND operator will be false. Final result of logical AND operator will be false. In this case, logical AND does not check the second condition. In this case, logical AND does not check second condition and returns 1. ब्रैकेट में लिखो ट्रू, and returns 1. Returns 1 ब्रैकेट में लिखो ट्रू from condition 1 only. Condition 1 only, resulting into reduced execution time, resulting into reduced execution time. अब उसी में नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ पे if result of condition 1 is false, then only final result depends on condition 2. Then only final result depends on condition 2. Final result depends on condition 2. Then it checks both conditions. Then it checks both conditions and returns final result. And returns final result. And returns final result. For example, देखो ये वाला एग्जाम्पल लिखना है. इधर ये होगा 0 और यहीं से 0 वापस जाएगा. और इधर नोट कर लेना, विल नॉट चेक दिस सेकंड कंडीशन. won't check second condition. हो गया? ठीक है, ओके. लिखो आगे. इसके नीचे और एक एग्जांपल लिख लो बच्चों. रिजल्ट इज इक्वल टू 3 लेस देन 5 एंड 8 ग्रेटर देन 10 एंड देन printf
रिजल्ट। ओके, रिजल्ट को इधर प्रिंट कर देना। ओके, और इसका रिजल्ट क्या आएगा अभी 1, तो फिर सेकंड वाला भी चेक का होगा और फिर फाइनल 0 स्टोर होगा। इधर लिख लेना नोट विल चेक सेकंड कंडीशन ऑल्सो। क्योंकि बिकॉज फर्स्ट वन इज ट्रू। Because first one is true. चलो हो गया। ओके, लिखो नीचे लॉजिकल और, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और, ऐसे दे दो टाइटल। लिखो वहां पे पहले ये लिख लेना कंडीशन 1 और कंडीशन 2। हाँ, लिखो नीचे इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन, if condition 1 is true then logical OR does not check the second condition and returns true from the first condition only, and returns true from the first condition only, and returns true from the first condition only, thus reducing the execution time, thus reducing the execution time. नेक्स्ट लाइन को लिखो if result of first condition is false, if result of first condition is false, then only the final result depends on, then only the final result depends on the result of second condition. In this case, logical OR checks both conditions. In this case, logical OR checks both conditions and returns the final value. And returns the final value. And returns the final value. क्लियर हुआ? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लिख लो अब मेरे साथ। सी इंट मेन वी हैव इंट रिजल्ट। देखो, तो हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 इज लेस देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 8। और फिर हमने कहा भाई प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू %d कॉमा रिजल्ट। और फिर दूसरा result is equal to 2 greater than 3 or 5 less than 8, and then printf result is equal to %d comma res
हो गया। अब इसमें क्या होगा, नोट लिखनी है यहाँ पे, दिस इज ट्रू, ओके, सो दिस वोंट बी चेक्ड, okay, and this is false, so this will be checked as final results depends on both, because first one is false. नोट कर लेना, ये व्हाइट कलर में जो कमेंट लिखी है वो भी लिखो, दिस वोंट बी चेक्ड बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड इफ एनी वन इज ट्रू फाइनल रिजल्ट इज ट्रू इन और। चलो इतना बड़ा अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना लिख लो। फर्स्ट कंडिशन इज ट्रू, ओके। बघा लिहून टाका, मी 1 मिनिटात आलो। चला झाले का बाबांनो? हाँ, तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और सबको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने देखे, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने देखे? देखो, हमने सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, ओके। फिर दूसरे हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे। तीसरा हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे। एंड द फोर्थ वन हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे। अब लॉजिकल में तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट, उसको देखते हैं, ओके। बस ये दो से काम नहीं बनेगा, लिखो नेक्स्ट। उसी में से तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब ये भाई साहब कैसे काम करेंगे ये जरा समझते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ओके। देखो इसका सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। कैसे काम करेगा? बहुत सिंपल है। इट रिवर्सेस द वैल्यू। इट व्हाट? इट रिवर्सेस द वैल्यू, ओके। इट रिवर्सेस द वैल्यू। अब वैल्यू रिवर्स करेगा मतलब क्या करेगा?
it converts true into false and false into true. It converts true into false and false into true. ठीक है, तो ये ट्रू को फॉल्स में करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा. ओके, कैसे, चलो देखते हैं. अब पहले आपको ये समझना होगा व्हाट आर ट्रू वैल्यूज, विच वैल्यूज आर ट्रू वैल्यूज, विच वैल्यूज आर ट्रू वैल्यूज and which values are false values. Which values are true values? Any non-zero value is true value. Okay, any non-zero value is true value. But इसमें एक छोटा सा वेरिएशन मैंने आपको ये बताया था. When machine generates true value, when machine generates true value, it generates 1. When machine generates true value, it generates 1. And when user gives any value as input, then every non-zero input of user will be treated as true value. Okay, तो ये क्या है, एवरी नॉन जीरो इनपुट ऑफ यूजर विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू. और जब मशीन को ट्रू जनरेट करना होता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है 1. जब मशीन को ट्रू जनरेट करना होता है तब वो जनरेट करता है 1. एंड एवरी नॉन जीरो इनपुट ऑफ यूजर विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू. मतलब वो जो स्कैनफ हम यूज करते हैं वहां पे अगर किसी ने नॉन जीरो इनपुट दे दिया, दैट नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रू वैल्यू. ओके, ठीक है. अब लॉजिकल नॉट क्या करेगा, ये ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा, फॉल्स वैल्यू को ट्रू करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास है एक इंट ए और ए को हमने वैल्यू दे दी 5. अब आप लोग मुझे पर्सनल पे ये मैसेज करके बता दो कि अगर मैंने 5 असाइन किया है ए को, तो ए जो है ये अभी ट्रू है या फिर फॉल्स है. व्हाट डू यू थिंक? इफ A stores 5, what is A? True or false? What do you think? What is A? True or false? What is A? True or false? बड़ों पर्सनल को मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई आना भी आपकी ज़रूरी है. नहीं तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी अभी मैं आपको ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ, बट 2-4 दिन में हमारी पहचान हो जाएगी. उसके बाद मैं देखूंगा अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको मीट से निकाल दिया जाएगा. और उसके बाद कोई अपील नहीं. ओके, तो बेटर है कि ऐसा कुछ करने की नौबत ही ना आए. तो वेरी सीरियसली लेक्चर्स अटेंड करो और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे रिप्लाई करो. बहुत सिंपल सी बात है. ओके, चलो ठीक है. तो ये जो A है ये अभी ट्रू है, ये अभी क्या है, ट्रू है. द वैल्यू ऑफ A इज ट्रू क्योंकि ये 5 है. अगर मैं A को असाइन कर दूं 0, नाउ A इज फॉल्स. ओके, अगर मैं A को असाइन कर दूं, अब देखो डेटा टाइप को जाने दो. ओके, लेट्स रिमूव द डेटा टाइप, जस्ट थिंक अबाउट द वैल्यूज. ओके, तो अगर मैं A को असाइन कर दूं 2.6, देन ऑल्सो इट इज ट्रू, A इज ट्रू. अगर मैं A को असाइन कर देता हूं हेलो, देन ऑल्सो इट इज ट्रू. बट ये जो है ये आप अभी नहीं कर सकते हो, इसके लिए हमें स्ट्रिंग देखना पड़ेगा.
अगर मैं a को असाइन कर देता हूं /0 then it is false because /0 is 0. /0 की अस की वैल्यू है 0. /0 इज एस्केप सीक्वेंस, नल कैरेक्टर कहते हैं इसको, और उसके अस की वैल्यू है 0. तो /0 फॉल्स है. अगर a को असाइन कर रहे हैं 0.0 तो भी ये क्या है, तो भी ये फॉल्स है. अगर a को असाइन कर रहे हैं 0.0 तो भी ये क्या है, तो भी ये फॉल्स है. समझ गए हो? तो वेरिएबल ट्रू है या फॉल्स है उसकी वैल्यू से कैसे डिसाइड करना है, ये वाली बात तो समझ गए हो. उसकी वैल्यू से कैसे डिसाइड करना है, समझ गए? चलो ठीक है. अब लॉजिकल नॉट कैसे काम करेगा देखो. तो लॉजिकल नॉट जिस वैल्यू पे अप्लाई होता है वो वैल्यू अगर ट्रू है तो लॉजिकल नॉट वाले ऑपरेशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है. लॉजिकल नॉट कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करता है, वो बस उस वेरिएबल पे अप्लाई होके एक ऑपरेशन करता है. ओके, जैसे कि अभी देखो अपने पास है इंट ए. जस्ट मिनट, लेट मी रिमूव, कुछ नहीं रिमूव करना है, इधर से फिर से शुरू करते हैं. लेट से वी हैव इंट ए इज इक्वल टू 5. तो आपके पास एक ए है और ए में स्टोर हुआ 5. ए में क्या स्टोर हुआ, ए में स्टोर हुआ 5. एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ए में स्टोर हुआ 5. अब मैंने कहा प्रिंट एफ. देखो प्रिंट एफ में हम डायरेक्ट ऑपरेशन भी प्रिंट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था. ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए वाई बी इंटू बी, डायरेक्ट हमने प्रिंट एफ में प्रिंट किए थे. वैसे ही लॉजिकल नॉट वाले ऑपरेशंस यहाँ प्रिंट करके देखते हैं. लेट्स से नॉट ए इज इक्वल टू %d कॉमा नॉट ए. ओके, अब इस नॉट ए का रिजल्ट क्या आएगा वो समझते हैं. ओके, और फिर आपको ये भी समझना है कि नॉट ए के बाद क्या ए में कोई चेंज हुआ. डज नॉट ए चेंज ए? ओके, कौन? नॉट ए. डज इट चेंज ए? ये वाली बात हमें समझनी है. चलो देखते हैं अब नॉट ए कैसे काम करेगा. तो ये हुआ नॉट ए. ओके, व्हाट इज ए राइट नाउ? ए इज 5, यानी ए ट्रू है. ट्रू है मतलब ये कन्वर्ट हुआ किसमें? नॉट ट्रू में. ओके, नॉट ट्रू यानी क्या? नॉट ट्रू यानी होता है फॉल्स. और फॉल्स यानी कौन सी वैल्यू? फॉल्स यानी 0. फॉल्स यानी कौन सी वैल्यू? फॉल्स यानी 0. तो नॉट ए का फाइनल रिजल्ट रहा 0, लेकिन ये 0 हमने वापस ए को असाइन नहीं किया एंड दैट इज व्हाई ए विल नॉट चेंज. ए की वैल्यू 5 ही रहेगी. ए की वैल्यू क्या रहेगी? ए की वैल्यू 5 ही रहेगी. समझ रहे हो नहीं? ए की वैल्यू क्या रहेगी? ए की वैल्यू 5 ही रहेगी. लेकिन नॉट ए का रिजल्ट जो है वो 0 होगा. नॉट ए का रिजल्ट क्या होगा? नॉट ए का रिजल्ट जो है वो 0 होगा. समझ रहे हो? सो यहाँ प्रिंट एफ जो है, ओके, इधर फिर से लिख लेते हैं एक प्रिंट एफ. ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए. बस. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा? ये क्या प्रिंट करेंगे भाई साहब? ये प्रिंट करेंगे नॉट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉट ए का रिजल्ट तो 0 मिला. बट जैसा मैंने आपको कहा ये 0 हमने ए को वापस असाइन नहीं किया. ये 0 हमने ए को वापस असाइन नहीं किया. दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ ए रिमेन्स 5.
और फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू 5। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कर क्या रहा है ये बात समझे कि नहीं? ये ट्रू को फॉल्स बनाएगा, फॉल्स को ट्रू बनाएगा, मतलब फॉल्स वैल्यू पे काम करेगा तो ट्रू रिजल्ट देगा, और ट्रू वैल्यू पे काम करेगा तो फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला एग्जांपल यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ दूसरा शुरू कर देते हैं। लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 0। तो अपने पास एक a बना और a में स्टोर हुआ 0 एक a बना और a में स्टोर हुआ 0, और फिर हमने लिखा printf नॉट a इज इक्वल टू %d कॉमा नॉट a इज इक्वल टू %d कॉमा नॉट a, और फिर नीचे a और एक printf a इज इक्वल टू %d कॉमा a हो गया, a इज इक्वल टू %d कॉमा a, राइट। तो अब चलो देखते हैं ये नॉट a कैसे काम करेगा। तो इस वाले केस में a की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो देखो अगर मैं कहूँ नॉट a तो इसका मतलब होता है नॉट 0। नॉट 0 का मतलब होता है नॉट फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू, और ये ट्रू मशीन जनरेट कर रहा है। देखो मशीन जनरेट कर रहा है, मैं कैसे समझा? क्योंकि ये ऑपरेशन है नॉट ए। नॉट ए की वैल्यू आप नहीं दे रहे हो, नॉट ए की वैल्यू आपका प्रोग्राम आपको दे रहा है, और आपका प्रोग्राम आपको जो वैल्यू देता है वो मशीन जनरेटेड वैल्यू होती है, ओके। तो मशीन ने अगर ट्रू जनरेट किया, इसका मतलब मशीन ने क्या जनरेट किया? इसका मतलब मशीन ने जनरेट किया 1। इसका मतलब मशीन ने जनरेट किया 1, और ये 1 जो है यहाँ printf में स्टोर हुआ। ये 1 जो है यहाँ printf में स्टोर हो गया। समझ गए हो? 1 जो है यहाँ printf में नहीं, 1 यहाँ प्रिंट हुआ, printf में स्टोर नहीं हुआ, 1 यहाँ प्रिंट हुआ, ओके। बट ये 1 फिर से एक बार, वी हैव नॉट असाइंड दिस 1 बैक टू a। वी हैव नॉट असाइंड, ये वाला स्टेटमेंट आप कई बार भूल जाते हो इसलिए लिख रहा हूं। असाइंड दिस 1 बैक टू a, हेंस a remains 0, a remains 0, ओके। और फिर नीचे जब a प्रिंट होगा तो ये प्रिंट करेगा a इक्वल टू 0, और ये printf ने प्रिंट किया नॉट a इज इक्वल टू 1। वाई 1? क्योंकि लॉजिकल नॉट जब a पे अप्लाई हुआ तो मशीन ने ट्रू जनरेट किया। अब मशीन जब ट्रू जनरेट करता है वो 1 जनरेट करता है, ओके, ठीक है। लॉजिकल नॉट कैसे काम कर रहा है ये वाली बात समझ गए हो, ठीक है, राइट। चलो लिखो नेक्स्ट टाइटल, थर्ड वन, लॉजिकल नॉट लिखो। उसमें मैं थ्योरी बताता हूं, आप लिख लो, लिखो। व्हेन वी अप्लाई लॉजिकल नॉट, व्हेन वी अप्लाई लॉजिकल नॉट on true value, comma, it generates false value, that is 0. It generates false value, that is 0. Full stop. When we apply it on false value, when we apply it on false value, comma, logical not generates true value, that is 1. Logical not generates true value, that is 1.
ओके। और फिर लिखो नीचे नोट 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 टू रिमेंबर, और ये वाले 2-4 स्टेटमेंट्स लिख लो, ये जो रेड ब्लॉक में है बस वहां पे नोट के लिए, ओनली टू रिवाइज, पहले भी आपने लिखा हुआ है, ओनली टू रिवाइज लिख लो ये। बाळांनो अजिबात कंटाळा करायचा नाही रे लेक्चरचा। सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, तो ऐसे नहीं कहते। तो ये कंपलसरी हमें सीखनी ही होगी टू मेक आवर प्रोग्रामिंग बेटर, ओके। तो बिल्कुल थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लेक्चर्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। जब जब लेक्चर होंगे आप प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ओके, नोट कर लो इसको। और देखो आप अभी फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में ही देखो अपना मोटिवेशन ढूंढ लेना, कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होना चाहिए, राइट। को जिसे याद करके आप काम करो। कोई भी एक मोटिवेशन अपना ढूंढ लो, हर रोज उसको याद करना है, उसके लिए काम करना है। वैलिड पॉजिटिव मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे बढ़िया मोटिवेशन होता है देखो मनी। ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा और हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। बस खुद को बताना बहुत सारा पैसा कमाना है इन पॉझिटिव्ह वे, ओके, चुकीच्या मार्गाने नाही। सो जस्ट फाइंड योर मोटिवेशन। कुछ भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी आपके लिए मोटिवेशन हो सकते हैं, या फिर कोई आइडल आपका हो सकता है, whoever he is or she is or whatever the motivation, you find it, work for it। तो लेक्चर बंक मारने का कभी मन नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली करते रहोगे। नो मैटर हाउ मच यू आर गेटिंग बोर्ड, हाउ मच यूर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग, ओके, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो अभी। तो फोर्थ ईयर में इन द फर्स्ट मंथ ओनली यू विल गेट प्लेस्ड इन योर ड्रीम कंपनी विथ योर ड्रीम पैकेज, ओके। नो वन कैन स्टॉप यू, बट उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस अभी हमें करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो लॉजिकल नॉट, ये वाले स्टेटमेंट्स लिख लिए, ओके। लिखो आगे। लॉजिकल नॉट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लॉजिकल नॉट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, it only produces the results, it only produces the results, it only produces the results। हो गया, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब ये नोट कर लो, ये पहला एग्जाम्पल नोट कर लो और ये दूसरा एग्जाम्पल नोट कर लो। पहले एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया था, देखो ये मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। हाँ, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और ये भी एक स्टेटमेंट उधर लिख लेना साइड में। वो एरो वाला जो लिखा है वो भी नोट कर लो। इधर एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वेट, नॉट 5, नॉट ए। हाँ अभी सही है, लिख लो।
लिहून झालं की बस एक थंब पाठवून द्या बाळांनो, म्हणजे पटकन मला बी कळून जाईल की लिहून झालेलं आहे, वेळ घालवायला नको. चलो हो गया, ओके झालं का रे, लिहून झालं का बघा. और जरा पटपट झालं की एक थंब पाठवून द्या पटाकन, 2-4 अंगठा आलं म्हणजे पुढे जाता येते बघा. ओके लेट्स गो अहेड. अब ये लॉजिकल नॉट काम कैसे करता है समझ गए हो. इट ओनली प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स, ये किसी वेरिएबल को चेंज नहीं करता. ओके तो अब बस हमें 2-3 एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं लॉजिकल नॉट के लिए, राइट. सी सो अगेन वी हैव इंट मेन. ओके देन लेट्स से वी हैव इंट a इज इक्वल टू 5. अब मैंने लिखना शुरू किया printf स्लैश नॉट a इज इक्वल टू %d कॉमा नॉट a. आगे बस देखते रहो बच्चों, बाद में हम लिखेंगे, पहले ये सोचेंगे कि ये भाई साहब कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ओके स्लैश नॉट a इज इक्वल टू %d कॉमा नॉट a. ए आपका इंटीजर है. लॉजिकल नॉट लगाने के बाद रिजल्ट हमेशा 0 और 1 यानी इंटीजर होता है. इसलिए नॉट ए का रिजल्ट प्रिंट करने के लिए मैंने इधर %d लिया हुआ है. नॉट ए का रिजल्ट प्रिंट करने के लिए भी %d लिया हुआ है, क्योंकि उनका रिजल्ट या तो 0 रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, सॉरी 1 रहेगा. ओके again I will say a is equal to not a, और फिर मैंने लिखा printf स्लैश n a is equal to %d comma a printf स्लैश n not a is equal to %d comma not a. Okay, again I said a is equal to not a, and then printf slash a is equal to %d comma a हो गया. और आपके मेन फंक्शन को यहाँ हम कंप्लीट कर देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज इट एग्जीक्यूट. ओके कैसे एग्जीक्यूट होता है ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए अपना ए और ए को एलोकेट हुए हैं 4 बाइट्स. आई होप एवरीबडी नोज दैट. ए को क्या एलोकेट हुए, ए को एलोकेट हुए 4 बाइट्स. ए में क्या स्टोर हुआ, ए में स्टोर हुआ 5, इधर ए में स्टोर हुआ 5. अब एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं. पहला प्रिंटफ कहता है स्लैश n नॉट a इज इक्वल टू. अब देखो, अब सोचो नॉट a, तो a की वैल्यू 5 है. a की वैल्यू क्या है 5. व्हेन यू से नॉट a यू से नॉट 5. तो आपको सोचना है 5 ट्रू है कि फॉल्स है. तो आप समझ सकते हो 5 एक ट्रू वैल्यू है, नॉन जीरो मतलब ट्रू है, तो ये हुआ नॉट ट्रू. नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स. सो द फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स जनरेटेड बाय मशीन. और मशीन जब फॉल्स जनरेट करता है वो जनरेट करता है 0. और यूजर भी जब 0 इनपुट देता है तो उस 0 को भी एज ए फॉल्स वैल्यू ही ट्रीट किया जाता है. सो इन शॉर्ट ओनली 0 वैल्यूज जो है वो फॉल्स वैल्यूज है. ओनली 0 वाली वैल्यूज जो है वो फॉल्स वैल्यूज है. एवरीबडी क्लियर विद दिस. ठीक है, ओके. सो नॉट ए क्या मिला 0. लेकिन इससे देखो क्या वेरिएबल ए की वैल्यू चेंज हुई, नहीं. किसी भी वेरिएबल की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम उस पर असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई नहीं करते या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई नहीं करते. ओके, अनलेस एंड अनटिल वी यूज
assignment on variable और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑन वेरिएबल जब तक अप्लाई नहीं करते वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। अपने आप ही वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए, नहीं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर पॉइंटर वाले ऑपरेशंस, वो तो आगे है, लेकिन अभी अपने लिए इतना है, इतना हमने देखा हुआ है। सो नॉट ए इज इक्वल टू 0 प्रिंट होगा, लेकिन ए की वैल्यू 5 ही है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट नॉट नॉट ए, नॉट नॉट ए। तो ये कुछ इस तरह से होता है, नॉट नॉट ए। ओके, नाउ व्हाट इज नॉट ए? नॉट ए इधर हमने देखा क्या है, 0, ए की वैल्यू 5 है, तो नॉट 5 यानी नॉट ट्रू यानी फॉल्स यानी 0, तो ये हुआ नॉट 0। अब नॉट 0 मतलब क्या? इसका मतलब होता है नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू, मशीन जनरेटेड, और मशीन जनरेटेड ट्रू यानी क्या मिलेगा हमें, 1। तो नॉट नॉट ए क्या दे रहा है, नॉट नॉट ए 1 दे रहा है, तो ये प्रिंट करेगा नॉट नॉट ए इज इक्वल टू 1। अब चलो फिर से एक बार सोचो, इन दिस टू स्टेटमेंट्स क्या हमने ए की वैल्यू चेंज की? नहीं, ए की वैल्यू चेंज नहीं की, हमने ए को बस एक्सेस किया। हमने ए को क्या किया? हमने ए को बस एक्सेस किया, हमने ए को चेंज नहीं किया। ओके, ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे असाइनमेंट है, ए को असाइनमेंट हो रहा है, और जैसे मैंने आपको कहा था जब असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन हो जाती है। ओके, तो इधर क्या असाइन हो रहा है, ए को असाइन हो रहा है नॉट ए, ए को असाइन हो रहा है नॉट ए। राइट, ठीक है। तो अगर नॉट ए असाइन हो रहा है तो हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज नॉट ए। चलो देखते हैं, ए की वैल्यू अभी 5 है, तो नॉट ए हमें क्या देगा, हमें देगा नॉट 5 यानी नॉट ट्रू। ओके, यानी फॉल्स, फॉल्स यानी 0। तो नॉट ए ने क्या दिया, 0, और ये 0 किसको जाके असाइन होगा, ए को, और इस बार ए की वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 0, वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 0, और फिर नीचे प्रिंट हुआ /n इक्वल टू %d। तो ये भाई साहब प्रिंट करेंगे ए, ओके हम इधर थे शायद, वेट यहाँ पे नहीं, ए इक्वल टू नॉट ए, दो सेम स्टेटमेंट्स हो गए, डन। तो नॉट ए यानी 0, तो यहाँ पे 0 असाइन हुआ ए को, ए को क्या असाइन हुआ, 0। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है व्हेन ए इज 0। ओके, आलेकर बाबांनो सगळे बघा, लक्ष ठेवा रे गाईबान्यांनो, लक्ष ठेवा। ओके, सो प्रिंट एफ ए इक्वल टू %d ए, तो ये प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू 0। अभी ए की वैल्यू 0 है ना, ए को हमने डायरेक्ट असाइनमेंट कर दी। अब ए को अगर असाइनमेंट कर दी है तो जो भी वैल्यू आपने असाइन की वो ए वाली मेमोरी में जाकर के स्टोर होगी। सो ए बिकम्स 0, ए बिकम्स 0। ओके, आगे अभी ए का कंटेंट 0 है, ए की मेमोरी में उसकी वैल्यू देखनी है हमेशा। जब भी कोड करोगे ये साइड में वेरिएबल की मेमोरी ड्रॉ करते रहोगे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट printf /n नॉट ए इक्वल टू %d नॉट ए। ओके, तो ये प्रिंट करेगा नॉट ए इज इक्वल टू, व्हाट इज नॉट ए नाउ, देखो नॉट ए इसका मतलब है नॉट 0, 0 यानी फॉल्स। ओके, तो इसका मतलब हुआ नॉट फॉल्स। अब हमें पता है जो फॉल्स नहीं होता वो ट्रू होता है, और जब मशीन ट्रू देता है वो 1 देता है। ये मशीन जनरेटेड रिजल्ट है ना, नॉट ए का रिजल्ट आपको कौन देगा, printf। बट printf में भी काम किसने किया, आपके मशीन। तो मशीन जब आपको ट्रू देगा वो क्या देगा, 1। और क्या यहाँ पे ए की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, ए की वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ हमने ए को सिर्फ यूज किया है। नो एनी असाइनमेंट इज परफॉर्म्ड विथ ए हियर, सो नो एनी चेंज इन ए, नो एनी चेंज
in A because no any assignment is performed on A. ये बात समझो, ओके। वेरिएबल को जब तक असाइन नहीं करते हो वैल्यू यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट करना होता है मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होता है। तो जब तक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वैल्यू असाइन नहीं करते वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। वही मैंने इधर लिखा हुआ है। अब आगे यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज होगी। क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो गया? अभी देखो, नॉट ए का रिजल्ट क्या आएगा? 1। अभी देखा ना हमने, नॉट ए इधर 1 आया, इधर 0 आया, इधर 1 आया, क्योंकि जब यहाँ 0 आया था ए की वैल्यू 5 थी, और जब इधर 1 आया है ए की वैल्यू 0 है। नाउ नॉट ए इज 1, नॉट ए इज 1, और ये 1 जाकर ए में स्टोर होगा, हेंस ए विल कंटेन 1, ए विल कंटेन 1, ओके। और फिर नीचे आएगा प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल टू परसेंट ए, तो ये प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। समझ गए हो? राइट, ओके। चलो ठीक है। तो ये वाला एक एग्जांपल लिख लो और आउटपुट खुद से ढूंढने की कोशिश करो, ओके। ट्राई टू राइट आउटपुट्स ऑन योर ओन। उसके बाद चेक करो, प्रोग्राम आपके सामने ही है, पहले खुद से सॉल्व करो, आउटपुट देखो और फिर यहां पे चेक करो। करा करा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। चलो, ये वाला जो एक मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के लिए भी हर प्रिंटफ के आगे उसका आउटपुट लिख लो। आउटपुट आउटपुट आउटपुट। चलो, तो लग रहा है ये दूसरा वाला एग्जांपल है, देखो इसको भी सॉल्व कर देना है। पहिलं वाला झालं का बघा। क्योंकि बेटा इधर इधर जो है देखो, यहाँ पे ए में 0 गया ना, तो फिर नॉट ए क्या हुआ? नॉट 0, नॉट 0 मतलब 1, और ये 1 ए में स्टोर हुआ। ये वाला स्टेटमेंट रीजन है, ये वाला स्टेटमेंट। सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करो उसको।
चलो हो गया, ओके। नीचे वाला एग्जीक्यूट हुआ, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, राइट। सी ए की वैल्यू अभी 7 है, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि पहले एक वेरिएबल लिख लो, वेरिएबल है 7, उसकी वैल्यू है 7, वेरिएबल ए है और उसके अंदर हमने स्टोर किया है 7। देन प्रिंट एफ %d नॉट ए, ओके। तो ये सिंपली एक ऑपरेशन है, नॉट ए, और हमें इसका रिजल्ट प्रिंट कर देना है। ये रिजल्ट वापस ए को असाइन नहीं हुआ है, ओके। तो इस ऑपरेशन के बाद ए की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, हमें बस इस ऑपरेशन का रिजल्ट देखना है। तो ये कुछ इस तरह से होगा अभी, नॉट ए, ओके। व्हाट इज नॉट ए आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या? नॉट ए यानी नॉट 7 यानी नॉट ट्रू यानी फॉल्स यानी 0, तो ये होगा नॉट 0 यानी नॉट फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू। और जब मशीन ट्रू देगा तब मशीन क्या देगा? तब मशीन 1 देगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको देगा 1, ये आपको देगा 1 ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या देगा? ये वाला स्टेटमेंट आपको 1 देगा। एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 7, ओके। व्हाट इज नॉट ए? नॉट ए इज नॉट 7 इज ट्रू, और ट्रू पे नॉट लगाने से मिलता है फॉल्स, सो दिस इज 0, बट स्टिल वैल्यू ऑफ ए इज 7, ओके। नाउ व्हाट इज नॉट ए? इधर कैलकुलेट हुआ है। व्हाट इज नॉट ए? इट्स 1, और ये 1 हम ए को असाइन कर रहे हैं, सो द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 1, एंड देन प्रिंट एफ ए, इट विल प्रिंट 1, हेंस द आउटपुट 1 0 1। और ए की फाइनल वैल्यू क्या हुई? ए की फाइनल वैल्यू हुई 1, ए की फाइनल वैल्यू हुई 1। समझ गए हो? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ए? ए की फाइनल वैल्यू हुई 1। डन, ओके। चलो ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। बघा बरं जरा 1 मिनिट विचार करा, काही शंका असेल तर मला विचारा, नहीं तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में सोचते हैं। ये नंबर जो भी है आप देख लो, लिखना कुछ नहीं है बिटवाइज ऑपरेटर का। आप पहले लॉजिकल नॉट को समझने की कोशिश करो, लॉजिकल नॉट को समझने की कोशिश करो। डन, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते। बाळांनो काही शंका असेल तर विचारा, लेक्चर के बाद पूछोगे तो भी चलेगा। लॉजिकल नॉट कैसे काम कर रहा है समझ गए कि नहीं देखो। लेट्स गो विथ बिटवाइज ऑपरेटर्स, ओके। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर्स है, इसके लिए बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो हमें क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर से पहले इसके आगे जो है कौन,
इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर, ये दोनों हमें अभी कंप्लीट कर लेने हैं, मतलब पहले, और सबसे एंड में बिटवाइज को करेंगे। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हमारा असाइनमेंट्स जो है हमारी वो आगे निकल जाएंगी। ओके, मीनवाइल हम बिटवाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स की हमें सिर्फ एप्टीट्यूड पर्पस के लिए ज़रूरत है, और वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेटर्स हैं। तो जब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स कर रहे होंगे तब हम इनकी बाकी ऑपरेटर्स के असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या देखना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो लिखो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, कौन सा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट कौन सा है? डिक्रीमेंट है माइनस माइनस। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट है माइनस माइनस। अब ये कैसे काम करते हैं ये जरा समझते हैं। सबसे पहले पहला रूल, एक्चुअली फर्स्ट रूल, हाउ डू दे वर्क? फर्स्ट रूल, बस सुनते रहो, समझते रहो। They are, both of them are unary operators. Okay, hence they work on one operand only, right? वो हम लिख लेंगे बाद में। दूसरा, they work with variables only. No any other operand is allowed with increment or decrement. They work with variable only, ये बहुत जरूरी है। They work with variable only. They do not work with constant values or expressions. Okay, they do not work with values directly or with some expression. Okay, चलो वो भी लिख लेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, थर्ड वन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर increases value of variable by 1, increases value of variable by 1, and decrement operator decreases value of variable by 1. In both cases, no need of assignment operator. नो नीड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो उस पर असाइनमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करते हैं तो असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू को वो चेंज करते हैं, या तो 1 से बढ़ाएंगे या फिर 1 से कम करेंगे। इंक्रीमेंट क्या करेगा? वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा। डिक्रीमेंट क्या करेगा? वैल्यू 1 से डिक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो ये 3 रूल्स समझ गए हो। चलो एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सी वी हैव इंट मेन फंक्शन। ओके, और मेन फंक्शन में हमारे पास है इंट ए इज इक्वल टू 5। तो अभी हमारा ए जो वेरिएबल है उसे मिलेंगे 4 बाइट्स और ए में स्टोर होगा 5। से मिलेंगे 4 बाइट्स और ए में क्या स्टोर होगा? 5। ओके, अब मैं लिखूंगा ए प्लस प्लस, हो गया। प्लस प्लस ऑपरेटर है। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है? प्लस प्लस, इधर लिखा हुआ है। डिक्रीमेंट कौन सा है? माइनस माइनस। रूल क्या कहता है? they work with variable only, they do not work with values directly or any expression. Okay, or any expression.
ओके, सो ए प्लस प्लस किया। अब जब देखो जैसे ही प्लस प्लस ऑपरेटर ए पे काम करेगा, ए की वैल्यू वो 1 से इंक्रीज कर देगा। ए की वैल्यू वो क्या करेगा, ए की वैल्यू वो 1 से इंक्रीज कर देगा। ओके, यहाँ किसी भी प्रकार के असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। और फिर जब मैं कहूँगा प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी। यस, वैल्यू ऑफ ए विल बी 6, वैल्यू ऑफ ए विल बी 6। चलो आगे, फिर मैंने कहा ए प्लस प्लस और फिर दोबारा प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए। तो ए प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 7, इंक्रीज हो जाएगी 1 से, क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर उस पर काम कर रहा है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर का काम ही है, जिस वेरिएबल पे काम करेगा उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। जिस वेरिएबल पे काम करेगा उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, ये काम ही है उसका। ओके, तो ए प्लस प्लस प्रिंट एफ ए इक्वल टू %d ए, और फिर कोड यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या कर देगा, अभी प्रिंट करेगा ए इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 7 है, ए 7 प्रिंट हो गया। दैट इज हाउ प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क्स। अब समझते हैं हाउ डज माइनस माइनस वर्क, माइनस माइनस कैसे काम करेगा ये जरा समझते हैं। ओके, देखो बरं हे तुम्हाला समजलंय का बघा, रूल्स क्लियर हुए। माइनस माइनस एक बार देखते, फिर सारे एग्जाम्पल्स एक साथ लिखेंगे। ओके, देखो, सो वी हैव अगेन इंट मेन, और मेन फंक्शन में अपने पास है फिर से एक बार a इज इक्वल टू 5। तो a वाला वेरिएबल अपना बना और a वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ 5, a वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ 5। ठीक है, अब आगे मैंने कहा माइनस माइनस, ओके वेट, a माइनस माइनस, मैंने कहा a माइनस माइनस, हमने अपने ऑपरेंड पे माइनस माइनस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। माइनस माइनस ऑपरेटर का काम है वो जिस वेरिएबल पे काम करता है उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देता है। उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करेगा, 1 से डिक्रीज करेगा। हेंस द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 4। और फिर इधर लिखा हमने प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए। %d, %c, %f याद आ रहा है कि नहीं, हम उन्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। तो ये प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू 4। और फिर दोबारा मैंने कहा a माइनस माइनस, दोबारा a की वैल्यू डिक्रीज होगी, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 3। और फिर हम कहेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए, और a की वैल्यू प्रिंट होगी 3। दैट इज हाउ माइनस माइनस ऑपरेटर वर्क्स। दैट इज हाउ माइनस माइनस वर्क्स। समझ गए? ठीक है, चलो लिख लेते हैं। लिखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, उसके सिंबल भी लिख लो, इंक्रीमेंट प्लस प्लस डिक्रीमेंट माइनस माइनस, इंक्रीमेंट प्लस प्लस डिक्रीमेंट माइनस माइनस। लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट, बोथ ऑफ दीज ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स। बोथ ऑफ दीज ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स। They work with only one operand. They work with only one operand.
Second point, these operators work with variables only. These operators work with variables only. They do not work with values directly. They do not work with values directly. They do not work with values directly. Okay, next point, third one, increment operator increases value of its operand by 1. Increment operator increases value of its operand by 1. बाळांनो ऐकू येते का रे व्यवस्थित? ऐकू येते का बघा? Increment operator increases value of its operand by 1. Increases value of its operand by 1. और उसी में लिखो नीचे decrement operator decreases value of its operand by 1. Decreases value of its operand by 1. For example, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो अभी, दोनों एग्जाम्पल लिखो, ये इंक्रीमेंट वाला, ये डिक्रीमेंट वाला. लिहून टाका दोन्ही एक्झाम्पल पटापट. झालं की सांगा. चलो हो गया. ओके, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं. सी देखो, a प्लस प्लस a माइनस माइनस, इनका मतलब क्या होता है जरा समझते हैं. ठीक है, देखो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा हुआ है. आई होप यू रिमेंबर. कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर. आई होप आपको याद आ रहा होगा. मतलब ये इक्वल टू वाला क्या था उसका रूल? इसका एक रूल था सिंपल सा. ये कहता है मेरे लेफ्ट में इधर क्या होना चाहिए? मेरे लेफ्ट में इधर होना चाहिए वेरिएबल. अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं अभी आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों ये ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे काम करता है. ओके, क्योंकि अगर आप लिखने जाओगे
2 प्लस प्लस, कंपाइलर डायरेक्टली जनरेट्स एरर, कंपाइलर जनरेट्स एरर। ओके, अगर हमने लिखा 6 प्लस प्लस, अगेन कंपाइलर जनरेट्स एरर। अगर आपने लिखा सिंगल कोट में a प्लस प्लस, कंपाइलर जनरेट्स एरर, कंपाइलर जनरेट्स एरर। समझ रहे हो? ओके, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे लेफ्ट में वेरिएबल होना चाहिए, और राइट में क्या क्या हो सकता है? राइट में देखो वेरिएबल हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। बट लेफ्ट में इधर क्या होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए हमेशा वेरिएबल। ओके, जैसे कि a इज इक्वल टू b प्लस 3, पॉसिबल है ना? b प्लस 3 ये एक्सप्रेशन है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट a को असाइन होगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है? राइट वाला जो एक्सप्रेशन है उसे एग्जीक्यूट करके उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट लेफ्ट में स्टोर करता है। एंड दैट इज वाई असाइनमेंट के लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होना एक्सपेक्टेड है। असाइनमेंट के लेफ्ट में हमेशा क्या एक्सपेक्टेड है? वेरिएबल होना एक्सपेक्टेड है, राइट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है ये अब समझो। व्हेन यू से a प्लस प्लस, इंटरनली, इंटरनली मतलब आपका मशीन a प्लस प्लस को कन्वर्ट करता है इन दिस स्टेटमेंट a इक्वल टू a प्लस 1। सो a प्लस प्लस इंटरनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू a इक्वल टू a प्लस 1। अब मान लो अगर आपके a की वैल्यू है 3, ओके, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 3, तो a प्लस प्लस से a की वैल्यू क्या हो जाती है? 4। बट इंटरनली एग्जीक्यूट कैसे होता है? इंटरनली ऐसे एग्जीक्यूट होता है a इक्वल टू a प्लस 1। सो द वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस 1, इसका रिजल्ट आया 4, और ये 4 जाकर के a को असाइन होगा। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 4, वैल्यू ऑफ a बिकम्स 4। ओके, चलो एक बार फिर से समझाता हूं। देखो, हाउ डज प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क? तो ये जब आप लिखते हो a प्लस प्लस, इट इंटरनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू a इक्वल टू a प्लस 1, इंटरनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू a इक्वल टू a प्लस 1। अब मान लो अगर आपके a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो a प्लस प्लस करने से 4 हो जाती है। लेकिन कैसे? तो अंदर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? ये वाला स्टेटमेंट कहता है भाई ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर असाइनमेंट के राइट में जो भी है इसे एग्जीक्यूट करो। व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ a? इट्स 3 प्लस 1, इट इज 4, and 4 gets assigned to a, hence the value of a becomes 4, hence the value of a becomes 4, right? That is how plus plus operator works with variable। वही अगर मैं लिखूं 2 प्लस प्लस, तो इंटरनली कैसे कन्वर्ट होगा आप बता सकते हो? a प्लस प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू a इक्वल टू a प्लस 1, सो 2 प्लस प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 1। और जैसे मैंने आपको कहा था असाइनमेंट के लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, असाइनमेंट के लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन देखो असाइनमेंट के लेफ्ट में यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक नंबर है, इस पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक नंबर है, हम इस पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं? एंड दैट इज वाई कंपाइलर जनरेट्स एरर।
ओके, तो 2 + 1 क्या होगा 3 जाएगा असाइन होने किसको 2 को। तो रूल क्या कहता है, नो कांस्टेंट अलाउड ऑन द लेफ्ट ऑफ असाइनमेंट, on the left of assignment, hence 2++ generates error. Okay, and that is why इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सिर्फ वेरिएबल पे ही काम करते हैं और किसी ऑपरेंड पे काम नहीं कर सकते। समझ गए? बस आपको ये समझना था कि इंटरनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस स्टेटमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है 2 = 2 + 1 इंटरनली तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। समझ रहे हो नहीं? इंटरनली क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 2 को असाइन नहीं कर सकते 3। असाइनमेंट के लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि हमें उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी होती है। ओके, जरा नोट कर लो इसको भी, साइड में कहीं पे नोट कर लो, ये भी लिखा हुआ है देखो। और याद रखना, जब ऐसा कुछ काम करोगे तो यूजुअली एरर आती है एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। एल वैल्यू का मतलब होता है वेरिएबल। तो आप समझ जाना कि भाई कहीं पे तो वेरिएबल की जरूरत है लेकिन मैंने वेरिएबल नहीं दिया, दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। समझ गए हो? ओके, नोट कर लो इसको। वाई इट डज नॉट वर्क ऑन वेरिएबल, इंटरनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू = a + 1। तो अगर हमने 2++ लिखा तो वो भी कन्वर्ट होगा 2 = 2 + 1 और 2 + 1 2 को असाइन नहीं हो सकता। वो असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल चाहिए। असाइनमेंट के लेफ्ट में क्या चाहिए, असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल चाहिए। लिहून टाकर बाबानो। समवन्स माईक इज ऑन। बाळांनो, माईक आपला बंद करा। कुणाचा माईक चालू राहिलाय बघा। काही शंका असेल तर मला व्हॉट्सॲपला मेसेज करा। इकडं काही करत बसू नका, इथं मी बघत बसत नाही तुम्ही काय उचापत घालत आहात। ओके, तो मला मेसेज करा, मेसेज मी ऑन व्हॉट्सॲप। चलो हो गया, ये वाला लिखा गया। अब हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में वेरिएशंस देखने हैं। ओके, लेट्स गो फॉर सम वेरिएशंस इन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, क्या है वेरिएशंस देखो, क्या है वेरिएशंस देखो। सी, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। अभी हम बस इंक्रीमेंट के बारे में सोचेंगे। ओके, और जैसे इंक्रीमेंट में हो रहा है वैसा ही सेम डिक्रीमेंट में होगा, बस वैल्यू 1 से कम होगी और इधर वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। राइट? ओके, सी, सो अगेन लेट्स से वी हैव मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमारे पास है int a = 5। तो फट से आपके पास एक मेमोरी आ जाना चाहिए, a containing 5, a containing 5। ओके, डन। अब हमने क्या किया इसके बाद हमने कहा था a++ और फिर हमने a की वैल्यू प्रिंट कर दी, pf_a। अब ये भी याद रखना, ये आपको बता दूं, pf_a का मतलब होता है /n a = %d, a। आपको कहीं भी pf_a नहीं लिखना है,
ट्राई टू राइट होल प्रिंटफ स्टेटमेंट, नहीं तो यही आदत लग जाती है, हम कोड में भी यही स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर कंपाइलर गालियाँ देना शुरू कर देता है। ओके, मैं हर बार ये अगर स्टेटमेंट लिखता रहा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा PFA का मतलब ये होता है। हाँ, कुछ और चेंज होगा, वी विल राइट इट। ओके, सो PFA। अब यहाँ पे देखो बर printf म्हणजे PFA कळालं ना। A++ हुआ, इधर हुआ क्या है, ऑपरेंड है आपका A, और ऑपरेंड के बाद प्लस ऑपरेटर लिखा हमने इस पर, ऑपरेंड पे काम करने वाला प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद, यानी पोस्ट ऑपरेंड लिखा, पोस्ट यानी बाद में, तो जब ऑपरेंड के बाद प्लस ऑपरेटर लगता है तो उसे कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, और ऐसे ही जब ऑपरेंड से पहले प्लस ऑपरेटर लगता है तो उसे कहा जाता है, देखो ऑपरेंड से पहले हमने प्लस लगा दिया तो इसे कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। क्या दोनों में कोई फर्क है? हाँ भी और ना भी। ओके, अभी देखेंगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। तो अब इधर लिखेंगे printf a। ओके, तो अभी a की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो हम क्या करेंगे, देखो a++ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। a++ मतलब किसी और स्टेटमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, a++ इंडिपेंडेंट है। तो ये सिंपली क्या करेगा, a की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, printf a 6 प्रिंट कर देगा, डन। a की वैल्यू 6 हुई, printf a ने 6 प्रिंट कर दिया। देन प्री इंक्रीमेंट अगेन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, और ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। तो सिंपली वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है, प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्री और पोस्ट वाले स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ऑपरेंड की वैल्यू सिंपली 1 से इंक्रीज कर देनी है, एंड printf a क्या प्रिंट कर देगा, 7 प्रिंट कर देगा। ओके, ठीक है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के बाद लगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट अगर ऑपरेंड से पहले लगा प्री इंक्रीमेंट। और जब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तब दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों अपने ऑपरेंड की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, दोनों अपने ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, राइट। ओके, फिर कब फर्क होगा दोनों में, फर्क कब होगा, अगर इंडिपेंडेंट है कोई फर्क नहीं है, लेकिन यही प्री और पोस्ट इफ वी कंबाइन देम विथ सम अदर ऑपरेशन, both executes differently, then their execution is different. Okay, चलो ये लिख लेते हैं, if we combine them with some other operation then their execution is different. ओके, कैसे डिफरेंट ये हमें समझना है, बट कंबाइन किया मतलब क्या किया ये अब पहले समझो कि भाई आप कह रहे हो इफ यू कंबाइन देम विद सम अदर ऑपरेशन, तो अदर ऑपरेशन के साथ कंबाइन होगा मतलब क्या होगा, अभी तो इंडिपेंडेंट है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर वही मैंने लिखा सी इफ आई राइट आंसर इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस, अब देखो
ये भाई साहब जो है ये है प्री इंक्रीमेंट और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, दोनों के दोनों कंबाइंड विथ सम अदर ऑपरेशन दैट इज प्लस, प्लस के साथ कंबाइन हुए हैं। ये किसके साथ कंबाइन हुए हैं? प्लस के साथ। तो जब ये इस तरह से किसी और एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन होंगे तब इनका एग्जीक्यूशन मैटर करता है, डिफर करता है। फिर हमें सोचना होता है भाई प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, अकॉर्डिंगली फिर एग्जीक्यूशन क्या होगा। समझ गए हो? ठीक है, व्हेन वी कंबाइन देम। और ये क्या है, देखो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, अकेला ए प्लस प्लस सेमीकोलन इंडिपेंडेंट, प्लस प्लस है सेमीकोलन इंडिपेंडेंट। समझ गए हो? ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट होंगे प्री पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिंपली वैल्यू एक से इंक्रीज करो, डिक्रीमेंट है तो डिक्रीज करो। और जब इस तरह से कंबाइन होंगी फिर सोचना होता है अरे भाई प्री कौन सा है और पोस्ट कौन सा है, ये फिर हमें सोचना होगा। समझ गए हो? राइट। चलो नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखो। संतमितम लिखो। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, as well as decrement operator. These are pre-increment and post-increment, or these are pre-increment and post-increment. Or pre-decrement and post decrement. ओके, लिखो नीचे प्री इंक्रीमेंट। बाकी ये समझ रहे हो ना कि डिक्रीमेंट भी सेम ही होता है, बस एक से वैल्यू कम करता है। लिखो नीचे प्री इंक्रीमेंट, लिखो उसमें व्हेन वी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू ऑपरेंड। प्रीफिक्स करना मतलब पहले लगाना। When we prefix increment operator to operand, operand से पहले अगर लगा दिया तो when we prefix increment operator to operand, comma, we call it pre-increment. We call it pre-increment. For example, plus plus a. For example, plus plus a. Next point. पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट लिखो। when we apply operator after operand, after operand, or say when we write operator after operand, we call it post increment. We call it post increment. For example, a plus plus. For example, a plus plus. हो गया? लिखो नीचे नोट their execution will remain same if we write them independently. If or when we write them independently, full stop. If we combine them with some other expression, if we combine them with some other expression or with some other operation,
then we have to think about pre and post. Then we have to think about pre and post. Okay, for example अभी ये पहला एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1, और इधर नोट कर लेना क्या, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, नो नीड टू थिंक अबाउट प्री एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन. दोनों के लिए. ओके, और फिर ये दूसरा एक्सप्रेशन है, hence we have to think about pre and post. इसका आउटपुट लिख लेना. प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, प्रिंटफ इधर प्रिंट करेगा 6 और इधर प्रिंट करेगा 7. ये वाला बस इतना ही एग्जाम्पल लिख लो, बाकी हम सब कल देख लेंगे. ओके, बघा लिहून झालं की बस मला एक थंब पाठवा. और आज आपने जो भी नोट्स लिखी है उसका फोटो निकाल के मुझे भेज दो. साथ में अपना नाम भी लिख लेना, साथ में अपना नाम भी लिख लेना. ओके, दूसरी बात, ये व्हाट्सएप पे जो आपका नाम रहता है ना, एक आपकी इन्फो में, वो नंबर के नीचे फिर नंबर के ऊपर, वो नाम जो है अपना प्रॉपर लिख लेना. वो आज और कल मैं आपके नाम सेव करूँगा अपने सारे फ़ोन में, तो वो बस अपना नाम प्रॉपर सेव कर लेना. ओके, बस कल के दिन के लिए. एक बार मैंने आपका नाम सेव कर लिया, उसके बाद फिर आपको जो रखना है रख सकते हो. ये बहुत कुछ होता है ना, ये चलो जाने तो, मुझे याद भी नहीं आता. ठीक है, अपना बस नाम प्रॉपर, नेम और सरनेम. जब सेव करने जाता हो तो डायरेक्ट वहाँ से नेम फेच हो जाता है, आपका सेव हो जाता है नंबर. ठीक है, और जो भी नोट्स आपने भेजी उसकी फ़ोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो. राइट, चलो, अगर लिखना हो गया है तो आज हम रुक जाते हैं.